हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्या लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं। हम आपको आज ये एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, लगभग 10 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, जिसमें आपसे हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। ये फैक्ट जो हैं, ये आपकी सभी परीक्षाओं में, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम आप देते हैं या फिर कोई भी आप वन डे एग्ज़ाम दे रहे हैं और या भी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको हर जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ख़ास करके जो नेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई अन्य टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पे एजुकेशन का एवोल्यूशन इंडिया में कैसे हुआ, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपसे डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब देखेंगे, आप जब पढ़ेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तब आपको ये चीज़ एहसास होगा। हमारे कहने पर मत जाइए, खुद देख लीजिए और एहसास होगा कि आपने जो ये वीडियो देखा है, इसका सार्थक परिणाम आपको आगे मिलने वाला है। तो आइए देर ना करते हुए हम आज के अपने वीडियो पे चलते हैं। जैसा कि हमने पहला पॉइंट इसमें लिखा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। जैसा आपकी जानते हैं कि 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, बहुत सारे बदलाव हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव शिक्षा को लेकर के ये हुआ कि पहले जो है शिक्षा राज्य सूची का, राज्यों का विषय हुआ करता था, उसको वहाँ से हटा करके समवर्ती सूची में, आपको पता है, जिनको नहीं जानकारी उनको बता दें कि समवर्ती सूची का मतलब केंद्र और राज्य दोनों जो है उस पर अपना नियम जो है बना सकते हैं। कोई भी कानून उनको बनाना हो तो बना सकते हैं। अगला अब हम आगे देखेंगे स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा किस प्रकार से थी। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले थी वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ मोटे मोटे हम पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर देंगे, जहाँ से मेनली क्वेश्चन बनता है। वैसे तो आपको पढ़ना है वैदिक कालीन शिक्षा, तो आप इसकी एक बुक आती है भारतीय समाज में शिक्षा, उससे आप यहाँ पे गहन अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आते हैं हम अपने पॉइंट पे। वैदिक कालीन शिक्षा में क्या होता था कि बच्चे का उपनयन संस्कार होता था। जब वो गुरुकुल में प्रवेश करता था, उस समय उपनयन संस्कार कराया जाता था। और यहाँ परीक्षा विहीन पद्धति थी, कोई परीक्षा नहीं ली जाती थी। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। गुरुकुल में प्रवेश की आयु, ये महत्वपूर्ण है, कई बार कई एग्जाम्स में ये पूछा है। तो गुरुकुल में जो प्रवेश की आयु थी, ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष आयु जो है निर्धारित की गई थी। और कहीं कहीं आपको देखने के सामान्यतः मिल जाएगा 5 वर्ष, 6 वर्ष और 8 वर्ष, यानी ब्राह्मण के लिए 5 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 6 वर्ष और वैश्य के लिए 8 वर्ष। लेकिन जो वस्तुतः है 8, 11 और 12, और 12 वर्ष की शिक्षा के पश्चात समावर्तन संस्कार होता था। यानी कि जब बालक जो है वो 12 वर्ष शिक्षा गुरुकुल में ग्रहण कर लेता था, तो उसके बाद उसको समावर्तन संस्कार के बाद घर भेज दिया जाता था। लेकिन कुछ बच्चे जो ऐसे होते थे जो आजीवन ब्रह्मचर्य रह करके और वेदों का अध्ययन करना चाहते थे, तो वो गुरुकुल में बने रहते थे। और अगर एक वेद का अध्ययन करने में 12 वर्ष का समय लगता था, एक वेद का कोई अध्ययन कर लेता था तो उसको स्नातक कहा जाता था, स्नातक की उपाधि दी जाती थी। दो वेद का अध्ययन यानी कि 24 वर्ष, दो वेदों का अध्ययन करने में 24 वर्ष का समय लगता था। और उस जो भी वो विद्वान उस चीज़ को अध्ययनरत रहता था, कर लेता था, तो उसे वसु की उपाधि दी जाती थी, वसु कहा जाता था। 3 वेद का अध्ययन अर्थात 36 वर्ष का अध्ययन, तो उसे रुद्र कहा जाता था। और जो चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता था, जिसमें उसने 48 वर्ष खर्च किए होते थे, तो चारों वेदों का जो ज्ञाता होता था उसे आदित्य कहा जाता था। आगे समय बदला, बौद्धकालीन शिक्षा आई। बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम जो था वो पाली प्राकृत भाषा थी, पाली भाषा और प्राकृत भाषा। इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ कि जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, सब लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। प्रवेश की आयु 8 वर्ष थी। 8 वर्ष में यहाँ पे बौद्ध मठों में प्रवेश दिया जाता था। और उसमें जो संस्कार होता था वो प्रावज्जा या पावज्जा, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, प्रवज्जा संस्कार के द्वारा बौद्ध मठों में प्रवेश दिया जाता था। और 20 वर्ष की शिक्षा के पश्चात उपसंपदा संस्कार के द्वारा बौद्ध मठों से बाहर निकलता था जो बालक होता था। उसके बाद वो चाहे गृहस्थ में जाए या भिक्षु बने, वो उस पर डिपेंड करता था। अगला समय बदलता गया, फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा है। मुस्लिम कालीन शिक्षा में प्रवेश के समय आयु जो थी वो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन निर्धारित थी। इसको याद करना आपको आसान है, 4 4 4, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। और जो संस्कार होता था उसे बिस्मिल्लाह खानी कहा जाता था।
प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी, जबकि उच्च शिक्षा के लिए मदरसे स्थापित किए गए थे। साहित्य के विद्वान को काबिल, धर्मशास्त्र के विद्वान को आमिल और तर्क एवं दर्शन शास्त्र के छात्रों को फाजिल की उपाधि प्रदान की जाती थी। अगला फिर मुस्लिम शिक्षा के बाद आप जानते ही हैं अंग्रेजों का शासन काल आ गया हमारे देश में। ठीक है, 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में पहला जो अंग्रेजों द्वारा जो पहली पहल की गई वो 1813 का चार्टर एक्ट आया। 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए का व्यय शिक्षा पर करने की बात की गई और इसमें मुख्य विवाद जो था वो धारा 43 में वर्णित साहित्य तथा भारतीय विद्वानों की अस्पष्टता के लिए, जिसके समर्थक थे वारेन हेस्टिंग्स, जोनाथन डंकन, प्रिंसेप मुनरो और एल्फिंस्टन। आप जानते हैं कि जो चार्टर एक्ट था उसमें शिक्षा पे बजट तो दिया गया 1 लाख रुपए पे व्यय करने का, लेकिन वहाँ पे यह स्पष्ट नहीं किया गया कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जाएगी वो उन्हीं के माध्यम से, जो जैसा चला आ रहा है, जो भाषाएं संस्कृत है या जो उनकी देसी भाषाएं उसमें शिक्षा दी जाएगी या भाषा उसका माध्यम अंग्रेजी होगा। तो ये अस्पष्टता थी और इसी को लेकर के लगातार विरोध था। कुछ अंग्रेज भी, जो अंग्रेज अधिकारी थे, कुछ वो भी देसी भाषाओं में शिक्षा देने के पक्षधर थे, जबकि कुछ उसका विरोध कर रहे थे और वो अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। तो ये 1813 का चार्टर एक्ट था। उसके बाद इस विवाद को सुलझाने के लिए मैकाले को भेजा गया, लॉर्ड मैकाले, और इसे ही अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है भारत में। तो मैकाले का विवरण पत्र 1835 में आया, 2 फरवरी 1835, और इसी को छनाई का सिद्धांत, निस्यंदन सिद्धांत भी कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस बात को एकदम कंठस्थ कर लीजिए। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि निस्यंदन सिद्धांत किसे कहते हैं या किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये जो है लॉर्ड मैकाले, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत, उसने मैकाले ने कहा कि ये हमें सबको शिक्षित करने की ज़रूरत नहीं है, हम उच्च वर्ग को शिक्षित करेंगे और शिक्षा उनके माध्यम से छन करके निम्न वर्गों में जाएगी। निम्न वर्गों का मतलब, यहाँ पे वर्गों का मतलब आर्थिक रूप से मजबूत और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की बात हो रही थी। यहाँ कोई जाति प्रथा का व्यवस्था नहीं थी। यहाँ उसने कहा कि जो एलीट क्लास है उसको हम शिक्षित करेंगे और उनके द्वारा ही शिक्षा जो है वो निम्न वर्गों में जाएगी। यही इसका छनाई का सिद्धांत या निस्यंदन सिद्धांत था, जो कि बहुत फेमस हुआ था और इस पर विवाद भी हुआ था। आगे है लॉर्ड ऑकलैंड का विवरण पत्र 1839, 1839। इसमें प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त किया गया इसे लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। इसमें जो प्राचीन शिक्षा थी और जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसके लेकर के जो विवाद छिड़ा था वो यहाँ पे समाप्त हुआ 1839 में। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप आया, जो उड थे, उड का डिस्पैच आया, उड का घोषणा पत्र आया 1854 में। इसमें अनुदान व्यवस्था की गई और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, यहाँ पे विद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा को लेकर के अलग अलग अनुदान देने की व्यवस्था यहाँ पे वुड घोषणा पत्र में की गई। चार्ल्स वुड थे, उनका घोषणा पत्र 1854 में, और ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहीं से अनुदान व्यवस्था शुरू की गई। अगला हंटर कमीशन, फिर उसके बाद 1882 में आया विलियम हंटर की अध्यक्षता में, और इसे ही भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा गया। ठीक है, हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा गया, और जो कि 1882 में आया। और उस समय भारत में जो है लॉर्ड रिपन जो है वो वायसराय थे, लॉर्ड रिपन का शासन था। आगे 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ, शिमला में शिक्षा सम्मेलन हुआ। ये सारे फैक्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना, जिसे रैले कमीशन भी कहते हैं, 1902 में। फिर अगला भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया 1904 में। फिर हर्टांग समिति बनी 1929 में। फिर वुड एबर्ट रिपोर्ट आई शिक्षा पर 1937 में। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1937 में वुड एबर्ट रिपोर्ट जो 1937 में आई थी, उसी के बाद वर्धा शिक्षा सम्मेलन गांधी जी के द्वारा वर्धा गुजरात में किया गया था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और इन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे हस्तशिल्प की बात की थी और प्राथमिक शिक्षा को फ्री और अनिवार्य करने की बात यहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला है 15वां पॉइंट है जाकिर हुसैन समिति बनी 1937 में। आप जानते हैं कि बाद में जाकिर हुसैन जाकर राष्ट्रपति भी बने। और सार्जेंट योजना जो है 1944 में। तो ये आपका स्वतंत्रता पूर्व जो व्यवस्थाएं थी, जो शिक्षा में चीज़ें की गई, उनसे रिलेटेड ये पॉइंट्स थे, हमने आपको इसमें बताया। अब उसके बाद जो एवोल्यूशन हुआ एजुकेशन का, उसके बारे में हम यहाँ पे नीचे
डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स ऊपर लिखे हैं, उसको देख लीजिए। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई और इसके 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं भारत में। टोटल एनसीईआरटी के नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के 17 क्षेत्रीय कार्यालय पूरे भारत में हैं। केबीएस की स्थापना 1965 में हुई। और एनसीईआरटी के सामान्य निकाय के अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं। सदस्यों में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री एवं यूजीसी के चेयरमैन प्रमुख होते हैं। आपको ये पॉइंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनसीईआरटी के जो सामान्य निकाय के अध्यक्ष होते हैं वो जो कैबिनेट मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री जो होता है केंद्र सरकार का, वही होता है। और उसके सदस्यों में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री होते हैं और यूजीसी के चेयरमैन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो प्रमुख रूप से शिक्षा में सुधार हुआ, उनकी जो पॉलिसियाँ लागू हुई वो कैसे कैसे हुआ। तो पहला जो है वो 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना, जिसे राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। ठीक है, आपको ये जानकारी रखना है कि कई बार कंफ्यूज करता है, राधा कृष्णन आयोग पूछ लेता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है या राधा कृष्णन, तो दोनों एक ही है। ये 48-49 में बना। फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, इसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग बना 1952-53 में, जिसे मुदालियर जी की अध्यक्षता में बनाया गया था, तो इसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। अगला फिर एजुकेशन कमीशन या फिर कोठारी कमीशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा में बहुत सारे बदलाव यहाँ से हुए। ठीक है, ये शिक्षा आयोग या फिर इसे कोठारी आयोग कहा जाता है। ये 64 से 66 में, 64 में बना, 66 में जाकर के इम्प्लीमेंट हुआ। और बहुत सारी पॉलिसीज इसकी जो है वो बाद में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जब फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में आई। अगला जो चौथा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर कोठारी कमीशन द्वारा कही गई तमाम बातों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। तो पहली जो एजुकेशन पॉलिसी भारत में आई वो 1968 में आई थी। ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत में, और यहाँ पे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1968 में। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और इसे शिक्षा को जो है वो समवर्ती सूची में डाल दिया गया, और यहाँ पे भी बहुत सारे बदलाव शिक्षा में किए गए। अगला 68 के बाद फिर 1986 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उस समय नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, फिर से नई एक एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, और 86 में दूसरी नई शिक्षा नीति आई। फिर 1986 के बाद आप ये समझिए कि 2020 में नई शिक्षा नीति आई। उसके पहले जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसे 1992 में फिर से संशोधित किया गया, वहाँ पे कुछ बदलाव किए गए और इसे ही पीओए कहा गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। तो 1992 में शिक्षा में जो आमूलचूल जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसमें कुछ परिवर्तन करके कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया, तो उसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहा गया 1992। फिर 27 मई 2016 को TSR सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, और उसने फिर अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को सौंपी। और उस रिपोर्ट के आधार पर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE या न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसे कह सकते हैं, 34 ईयर्स के बाद, यानी कि 86 में आपको हमने बताया कि 86 में आई थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसके बाद 34 साल बाद 2020 में जो है फिर से नई एजुकेशन पॉलिसी आई। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो कि इसरो के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी, उसने ये लागू करवाया। कैबिनेट से मंजूरी 29 जुलाई 2020 को मिल गई। इसका मॉड्यूल देख लेते हैं। बहुत बार ये आपके कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका मॉड्यूल जो है वो 5+3+3+4 का मॉडल है, जो अब तक जो था वो 1986 के आधार पर 10+2+3 था, यानी कि 10वीं तक कक्षा, फिर 2 साल 11वीं 12वीं, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन। लेकिन इसको चेंज करके इन 5+3+3+4 का जो है मॉड्यूल लागू कर दिया गया। तो इसमें फाउंडेशन 5 साल, जो पहला 5 साल है वो प्री प्राइमरी टू सेकेंड का क्लास है, इसमें फाउंडेशन स्टेज इसे बोलते हैं। और इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 3 साल की एज में बच्चा इंटर करेगा, मतलब स्कूल में प्रवेश लेगा, जहाँ पे कि वो प्री प्राइमरी से लेकर के सेकंड क्लास तक की
शिक्षा ग्रहण करेगा, तो 3 साल से 8 साल, उसकी उम्र 8 साल पहुंच जाएगी। फिर 3 है तो 3 में 3rd to 5th की शिक्षा ग्रहण करेगा, तब 8 से 11 साल का। फिर 3 है तो इसमें 6 to 8 की शिक्षा ग्रहण करेगा, 11 से 14 वर्ष उसकी उम्र हो जाएगी। और चौथा लास्ट का जो स्टेज है वो 9 to 12 है, तो 14 से 18, यानी कि 18 वर्ष की आयु में बच्चा जो है वो 12th क्लास ग्रहण पास कर लेगा। तो टिल द 5th क्लास मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज एप्लीकेबल, 5वीं कक्षा तक ये कंपलसरी कर दिया गया है कि मदर लैंग्वेज यानी कि उसकी जो मातृभाषा है या जो क्षेत्रीय भाषा है उसे ही, उसमें ही उसको शिक्षा ग्रहण कराई जाए। यानी कि और भाषाएं रहे, इंग्लिश रहे या फिर और कुछ वो सीखना चाहता है तो वो रहे ऑप्शनल में, लेकिन कंपलसरी तौर पर उसकी क्षेत्रीय या उसकी मातृभाषा को यहाँ पे प्रेफर किया जाए। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यहाँ से कम 2 से 3 नंबर के प्रश्न हर टीचिंग एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और ख़ुद भी पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।